दूसरों के महल का नौकर बनने से अच्छा है खुद के झोपड़ी का राजा। तो कुछ लोगों को विरासत में मिलती है अपनी पूरी एम्पायर, कुछ लोगों को बनानी पड़ती है जैसे आपने बनाया। रेडीमेड बना बनाया मिलता है ना, वो ज़्यादा टिकता नहीं। माई फादर इज़ माई एवरीथिंग। विरासत में मिली हुई चीज़ 100 की 60 हो जाती है। जब हम बनाते हैं 60 के 120 करते हैं। विराट प्रॉपर्टीज फेलियर से स्टार्ट हुआ। जीरो ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जब सब कुछ खत्म हो गया था, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इससे नीचे आप क्या ही करें, कि ज़िंदगी जीना कुछ इस तरीके से आसान कर दिया। कुछ लोगों से माफ़ी मांगी, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। नॉलेज, मनी, एवरीथिंग डिसाइड कर दो, पावर इज पावर। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और खास एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं जिनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती। एक समय ऐसा था जब मुंबई में उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी। आज करोड़ों का एम्पायर है। बहुत कम समय में उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई और हजारों लोगों का भरोसा जीता। आज उनसे जानेंगे उनके संघर्ष, बिजनेस की शुरुआत, सफलता के पीछे की सोच और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का सीक्रेट फॉर्मूला। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं विराज प्रॉपर्टीज के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जय सिंह नायक जी का। बहुत बहुत स्वागत है जय जी आपका इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ, फिट फाइन कॉन्फिडेंट। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके सक्सेस के लिए, जहां से आपने शुरू किया था जिस मुकाम से और आज जिस लेवल पे हैं। इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? इस जर्नी को एकदम सिंपल तरीके से देखता हूँ कि आपकी स्थिति कुछ भी हो, कितनी भी खराब हो, कितनी भी छोटी हो, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। हमेशा सपने ऐसे देखो कि जहाँ पे किसी को अगर आपका सपना बताओ तो लोग आप पे हंसने लगे। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी ही थी। जब आया था कुछ नहीं था, और आप जो कुछ है वो देख के कभी कभी खुद को भी हंसी आती है कि सच में मेरा ही है कि आज भी मैं सपने में जी रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी सिंपल थिंग कि सपने बड़े रखो। बिकॉज सपने जब आप देखना स्टार्ट करते हो तो आपको सोना, खाना, ये सब छोड़ना होता है। और वो चीज़ें मैंने की तो अच्छा लगता है, बट ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा लगेगा अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो। आपकी स्ट्रगल स्टोरी मैंने सुनी, आपको स्टडी किया आपके प्रोफाइल को, तो उसमें देखा मैंने कि आप टॉयलेट के बाहर सोए हुए हैं स्टार्टिंग के दिनों में, जब ऐसा सिचुएशन आपके साथ रहा होगा और आज इतने बड़े एम्पायर के आप मालिक हैं। तो ये सपने की आपने ज़िक्र किया कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन इस बीच का जो ड्यूरेशन था आपने बहुत स्ट्रगल झेला होगा। तो अपने आप को मजबूत कैसे बनाया आपने इतना? क्योंकि बहुत लोग टूट जाते हैं रास्ते में। एग्जैक्टली टूटा तो मैं भी बहुत बार था। बट एक चीज़ थी कि जब आया था तब कोई ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मुझे कुछ करना है। देखिए, कोई भी मुंबई शहर में जब आता है ना तो सबसे पहले 2 टाइम का सर्वाइवल के बारे में सोचता है कि थोड़ा बस मिल जाए कुछ। तो अनलकी था, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जगह नहीं थी रहने के लिए। एक जगह ऊपर मिली थी जहाँ पे कुछ मज़दूर और मैं आई स्पेंट 6 मंथ्स बिहाइंड द टॉयलेट। और वहाँ पे जब था तो तब मेरे दिमाग में कुछ बड़े सपने थे नहीं। बट इतना था कि कहीं पे पढ़ा था या कहीं पे सुना था कि लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें आती है तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, वो आपका इम्तिहान लेने के लिए आती है। तो मैंने कहा होगा कुछ अच्छा आगे जाके, शायद हो सकता है बड़ा हो। लेकिन उस समय पे क्या होता है कि हम जब कुछ सोचते हैं कि मेरा ये सपना है, मुझे ये ड्रीम है, आइडिया कभी भी फुल्ली फॉर्म आता ही नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। तो जब मैं आया तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, क्योंकि वही जॉब था जो मिल सकता था, क्योंकि गांव से जब आते हैं तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया था फॉर दी लैंग्वेज की थोड़ा इम्प्रूव हो ज़ुबान जाएगा। साफ कर लूँ। तो कॉल सेंटर में गया, वहाँ पे जो कॉर्पोरेट लाइफ मैंने देखी, जो झेली, तो उसके बाद में सोचा कि चलो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, ये कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे तो हम सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। देन आफ्टर 12th आई स्टार्टेड स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और मैं जस्ट 22 का था एंड आई वाज सिलेक्टेड एज अ पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड आई लिव्ड दैट जॉब। बिकॉज मुझे एक चीज़ उस पढ़ाई के दरमियान समझ में आ गई थी कि दूसरों के महल का नौकर बनने से अच्छा है खुद के झोपड़ी का राजा बनो। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस। बट ये जो ड्यूरेशन था ये करीबन करीबन 3-4 साल का तो था, इन एंड आउट था। कभी मैं मुंबई से गाँव, गाँव से फिर से मुंबई, फिर थोड़ा सा एक छोटा सा 1 आवर के रूम मिला और सर्वाइवल वहाँ से मुंबई में स्टार्ट हुआ। वहाँ पे फिर जब मैंने टॉयलेट से आप 1 आवर के आते हो तो फिर मैंने सपने बड़े देखना शुरू किए। मैंने 1 आवर के में जब मैं शिफ्ट हुआ, सबसे पहले मैंने, जो होता है ना कि किसी का भी सपना होता है कि मुंबई में आओ तो पहले घर खरीदो, मैंने गाड़ी का रखा। और 2013 में मैंने बीएमडब्ल्यू का एक फ़ोटो निकाला था इंटरनेट से। उसका प्रिंट मैंने लाया कि उस समय में प्रिंटर अवेलेबल नहीं थे, ना ही व्हाट्सअप और ये सब चीज़ थी। बट वो इंटरनेट कैफ़े में जाके मैंने बीएमडब्ल्यू का एक फ़ोटो निकाला और घर पे चिपकाया, पेस्ट किया। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। और
अब है, मतलब सारी चीज़ें हैं, बट आसान तो था नहीं। कभी-कभी ऐसा लगता था कि गिव अप मार दूँ, छोड़ दूँ, लेकिन वही था कि अगर छोड़ दूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आज राइट नाउ मैं जब वो जय नाइक को जब देखता हूँ कि जब मैं मुंबई आया था, जब रहने के लिए जगह नहीं था, घूमने के लिए नहीं था, तो ये जो रास्ते थे, सड़क थे, ये मेरे दोस्त थे। मैं इसी के ऊपर से पैदल जाता, कहीं भी जाना हो तो पैदल जाता, बस की टिकट भी अफ़ोर्ड मैं कर नहीं पाता था उस समय पे। तो मैं हमेशा रास्तों को बोलता कि एक दिन तेरे ऊपर से मैं लग्ज़री कार लेके चलूँगा। बट मैंने मेरी डिग्निटी मेंटेन की। जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने धरती को सलाम किया और माफ़ी माँगी कि आज के बाद मैं इसके ऊपर से मेरी गाड़ी लेके चलाने वाला हूँ। लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि 10-12 साल तूने ही साथ दिए। तो वहाँ से वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और अब जब मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मैं बताना भी चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, आप स्ट्रगल में हो, कुछ दिन, थोड़ा टाइम रुक जाओ, पेशेंस रखो। आपके सारे स्ट्रगल दिन या आपके सारे स्ट्रगल के जो मोमेंट्स हैं, एक दिन लोगों के लिए मोटिवेशन बनेंगे कि हाँ, टॉयलेट के बाजू में सोया इंसान भी एक दिन महल में जा सकता है। बस पेशेंस रखना होता है। एक चीज़ और आपकी जब हम बिहाइंड द सीन ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने एक चीज़ बहुत कमाल की बात कही। वो बात ये थी कि अगर आपके पास जो है वो दिखाना चाहिए। स्टेटस मेंटेन बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? 2012 से लेके 2019 तक मैंने क्लासेस लिए, मतलब आई यूज्ड टू टीचिंग। तो बट ऑब्वियसली जो मेरे स्टूडेंट्स थे, कई स्टूडेंट्स तो मेरे उम्र से बड़े थे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे वो लोग। तो वहाँ पे पढ़ते-पढ़ते मैंने कुछ किताबें भी लिखी। पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, आज भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। अब हुआ ऐसे कि उस समय पे आई वाज़ वेरी इंटेलेक्चुअल। आई एम ए इंटेलेक्चुअल, बट अभी वो मैंने साइड में रख दिया है। बहुत कुछ अच्छी और बड़ी बातें, डेप्थ बातें मैं बताता था लोगों को। बट पीपल स्टार्टिंग जज मी कि 1 आरके में रहता है, खुद के पास बाइक नहीं है और लोगों को बोलता है बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखना चाहिए। खुद क्यों ऐसी परिस्थिति में जी रहा है? अगर ये लोगों को बोलता है कि पैसे कमाओ, बड़े सपने देखो, बड़े हो सकते हो, धीरूभाई अंबानी के एग्ज़ाम्पल्स देता है या किसी और के एग्ज़ाम्पल देता है कि ये इंसान पहले कुछ ऐसे ही थे और आज इतने बड़े बने, खुद क्यों नहीं बढ़ता है? बिकॉज़ अब वो मेरी जो बातें थी, जो मैं उनको बता रहा था, सिखा रहा था, वो जज क्यों हो रहा था? बिकॉज़ मेरे पास घर नहीं था, अच्छी गाड़ी नहीं थी। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, वो जो कहावत हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पीपल जज बुक बाय इट्स कवर। तो मैंने कहा कि यार पहले कहानी बनाने से पहले ना पहले कवर पेज बनाना पड़ेगा। तो कहानी बाद में पढ़ेंगे लोग। कभी-कभी क्या होता है, न्यू ऑथर जब बुक लिखता है ना, तो आप वो बुक का कवर पेज कितना अट्रैक्टिव है उस हिसाब से आप किताब खरीदते हो। बहुत जावेद अख्तर साहब ने अगर आज किताब लिखी तो उसका कवर पेज भी नहीं रहा, तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि जावेद अख्तर साहब सबको भी पता है। जय नाइक किसी को नहीं पता है। तो मैंने पहले कवर पेज के ऊपर काम करना शुरू किया कि अगर लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो इतनी बड़ी करूँगा कि लोग फिर मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बुरे दिनों में मैंने बीएमडब्ल्यू का फ़ोटो लगाया था। फिर अभी मैंने बीएमडब्ल्यू खरीदी, मर्सिडीज़ खरीदी, रेंज रोवर खरीदी, एक स्पोर्ट्स कार खरीदी, दूसरी जैगुआर खरीदी, दूसरी मर्सिडीज़ खरीद ली। नाउ लोडिंग रोल्स रॉयस अभी मेरी आ रही है 3 महीने बाद, तो और कवर पे स्ट्रॉन्ग बनेगा। और फिर वॉचेस, जैसे मैंने कहा कि वॉचेस का मुझे शौक है, तो रोलेक्स और चीज़ें मैंने खरीदी। अब क्या हो रहा है कि लोग ना नोटिस कर रहे हैं, मैं कुछ भी अगर चीज़ें बोलता हूँ, अब कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें एक समय पे बोलता था, लोग नोटिस नहीं करते थे, ना ही उसको उतना इंटरेस्ट से सुनते थे। अब मैं गालियाँ भी देता हूँ तो उनको बड़ा मीनिंगफुल लगता है कि अरे वाह, वाह! इसने कुछ अलग गाली दी आज। तो वो चीज़ होता है, तो लोगों का नज़रिया एक्चुअली हम बदल तो नहीं सकते, तो अच्छा है कि खुद को ही बदल लो। और अगर लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इंटरेस्टेड समझते हैं, तो आप ख मैं शाहरुख खान को बहुत एडमायर करता हूँ, वो भी बहुत शो ऑफ करते हैं इन सारी चीज़ों का। नहीं तो क्या है कि वो एक बार मैंने उनका इंटरव्यू देखा था कि जिसमें कहा था कि आपको नहीं लगता कि आप कभी लोकल ट्रेन से जाए, आपको नहीं लगता कि वर्सोवा के बीच पे जाके पानी पूरी खाए, आपको नहीं लगता कि कभी आप बीच पे जाके शाम गुजारे। तो शाहरुख खान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये सब मुझे नहीं लगता इसलिए मैं सुपरस्टार हूँ। तो जब चीज़ें मुझे बहुत कॉमन मैन टाइप लगती थी ना, तो वो भी मैंने अभी छोड़ दी। तो वही है कि अभी जो है जैसा है उसको और आगे बढ़ाना है। बट इनसाइड दैट बुक आज भी वही जय नाइक है, वही इंटेलेक्चुअल है, वही लोगों से प्यार करने वाला, सॉफ्ट हार्टेड, किसी का दुःख मैं देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। आज भी आता है। बट अभी होता क्या है कि मैं थोड़ा बाहर से ना हार्ड कवर मैंने बना लिया है चीज़ों को। तो वही है। ये जर्नी में जो स्ट्रगल आपकी रही है, वो बहुत आज के टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको विरासत में वो एम्पायर मिल जाती है पूरी।
माँ बाप की, दादा के वो प्रॉपर्टी होती है, या आपने विराट प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट किया खुद की मेहनत के दम पे। कैसे देखते हैं इस डिफरेंस को? कुछ लोगों को विरासत में मिलती है अपनी पूरी एम्पायर, कुछ लोगों को बनानी पड़ती है जैसे आपने बनाई। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो रेडीमेड बना बनाया मिलता है ना, वो ज़्यादा टिकता नहीं है। और जो खुद से बनाया होता है ना, सेल्फ मेडेड हम जिसको बोलते हैं, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब आप घर पे आपकी वाइफ़ जब आपके लिए खाना बनाती है ना, तो वो उसमें हम लुक्स निकालते हैं। आज ये कम हुआ, आज वो कम हुआ, लेकिन जो किसी दिन मूड हमारा हो जाता है खाना बनाने का और हम बना दें, फिर वो कितना भी खराब हो, अच्छा लगता है। और फिर करते एक टाइम ऐसा आता है कि आपके वाइफ़ से बेहतर खाना आप बनाने लगते हो। तो अगर खाने वाली चीज़ भी अगर हमारी बने हुए में अच्छी लगती है, तो खुद का एम्पायर सोचिए कि कितना अच्छा लगता होगा। मैं आपको बता दूँ कि मेरे माय फादर इज़ माय हीरो, ही इज़ माय एवरीथिंग। लेकिन आज भी वो प्राउडली एक चीज़ बोलते हैं कि वो जब मुंबई गया, सरनेम और संस्कार ये 2 चीज़ लेके गया, बाकी मेरे से कुछ भी नहीं लेके गया। अब मेरे पापा को बहुत जगह पे मेरे नाम से जाने जाते हैं और एक बाप के लिए इससे बड़ा प्राउड चीज़ कुछ होगा नहीं। कई टाइम तक मुकेश अंबानी को हम धीरूभाई अंबानी के बेटे के नाम से ही जाने, लेकिन मुकेश अंबानी ने एक जगह पे वहाँ पे रखी। हमेशा विरासत में मिली हुई चीज़ें आगे बढ़ के जाएगी ऐसा नहीं है। तो खुद का एम्पायर जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें फिर मुश्किलें आए, नुकसान हो, फ़ायदा हो, जो कुछ भी हो वो हमारा होता है, क्योंकि ज़िम्मेदारी हमारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। और जो विरासत में मिलता है उसका मज़ा ही क्या है? जो मेहनत खुद बनाने में है। अब ये स्टूडियो आपका खुद का है, आपने खुद बनाया इसको। तो आज यहाँ पे बैठ के जो भी गेस्ट आपके आते हैं उनसे सवाल पूछने में या कुछ भी चीज़ करने में, और कोई आके जब तारीफ़ करता है तो दिल को आपको सुकून मिलता है। भले ही बाकी चीज़ें क्या मिल रही, क्या नहीं मिल रही, दिल का सुकून बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने बनाई हुई चीज़ और लोग इसको एडमायर कर रहे हैं, लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बाकी विरासत में मिली हुई चीज़ तो सिंपल है कि एक ना एक दिन तो जाएगी, क्योंकि आपको चलाना आता ही नहीं है, बनाना आता ही नहीं है, तो एक दिन खत्म होगा। अगर मेरा बेटा ढंग से काम नहीं करेगा, तो उसके पास से सब कुछ जाएगा। तो होता है ना कि विरासत में मिली हुई चीज़ 100 की 60 हो जाती है, और जब हम बनाते हैं, हम 60 के 120 करते हैं। आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है और जो स्ट्रगल रहा है, उसके बाद आइडिया कहाँ से आया कि विराट प्रॉपर्टीज़ ही स्टार्ट करना है मुझे और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही जाना है मुझे? पैसों के लिए, मतलब ऑनेस्टली आई वांट टू गिव आंसर कि इसके पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, सब कुछ कमाया, क्लासेस लिया, रिस्पेक्ट कमाया। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की, उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की, सीखा भी, बट पैसा नहीं कमा पा रहा था। तो एक दिन समझ में आया कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ चला रहा था, तो उस समय पे बहुत सारे रियल एस्टेट के बिल्डर्स के लिए मैंने मार्केटिंग की। तो समझ में आया कि बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में, और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बड़े एग्ज़ाम्पल थे कि जो रियल एस्टेट वाले हैं, जो इतना पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार, सब चीज़ों को हम अलग-अलग चीज़ों से बात करते हैं, जैसे कि सोने को सोना बोलते हैं। हर एक चीज़ को अलग-अलग हम डेफ़िनेशन के तौर पे या इसके तौर पे देखते हैं, लेकिन ज़मीन या इस इसको जिसको रियल एस्टेट बोलते हैं, मतलब रियल प्रॉपर्टी बोलो या रियल चीज़ें बोलो। तो इसमें पैसा कमाने के लिए ही मैंने शुरुआत की। कोई ऐसा नहीं था कि मुझे लोगों को घर देना है या लोगों के बारे में सोचा। हाँ, बट जब मैंने शुरुआत की उसमें, तो मैंने कुछ चीज़ें इनोवेट की। ट्रेडिशनल तरीके से मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ़ पैसा नहीं कमाना था, पैसे के साथ-साथ और भी चीज़ें इसमें करनी थी। बट हाँ, बेसिकली ऑनेस्ट आंसर अगर दूँ तो रियल एस्टेट में आया हूँ मैं पैसे कमाने के लिए। तो दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड विराट प्रॉपर्टीज़, बिकॉज़ ऑफ मनी। बट जो होता है ना कि लाइफ के ऑटोमेशन को हमें फॉलो करना होता है, तो आगे बढ़ते-बढ़ते चीज़ें बढ़ी, और बढ़ते-बढ़ते फिर मैंने प्री रजिस्ट्रेशन सॉल्यूशंस लाया, माय होम माय राइट्स लाया, और करते-करते लोगों का प्यार और ये सारी चीज़ें, और नाउ वी स्टैंड ऑन अ 4 ब्रांचेस इंक्लूडिंग वी प्रेज़ेंट दुबई एज़ वेल। दुबई में भी हमारा ऑफ़िस है, दुबई में भी हम बिज़नेस कर रहे हैं। मुंबई में 2 ऑफ़िस है, अभी पुणे में स्टार्ट किया, एंड वी आर प्लानिंग नेक्स्ट टू बैंगलोर एंड दिल्ली। बट शुरुआत हुई थी पैसे कमाने के लिए। बाकी जितने रियल एस्टेट एजेंसी हैं, कंपनी है या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे कितना अलग है विराट प्रॉपर्टीज़? हमने ये भी सुना है कि आप जो लोग घर आपके थ्रू लेते हैं उनको मॉड्यूलर किचन फ्री में देते यस, हैं। एग्ज़ैक्टली। और क्या-क्या यूएसपी है? बाकी लोगों से ना हम 1000% अलग है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, प्री रजिस्ट्रेशन सॉल्यूशन है हमारे पास। कोई भी लोग प्रॉपर्टी जब लेने जाते हैं, मुंबई में हो, ऑल ओवर वर्ल्ड हो, जी। तो वहाँ पे जाते हैं किसी एजेंट के पास या किसी चैनल पार्टनर के पास या किसी एजेंसी के पास। तो वो जो दिखाता है, चलो आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना, वो आधी-अधूरी जाने बिना वो उठाता है, लेके जाता है सेल साइड साइड। टारगेट होता है कि सेल हाँ, करना बस है। ये करना है। तो मैंने क्या किया कि ये आपकी शर्ट आपकी पसंद की है, हाँ, जो मेरे आपने पास। पहनी है, हुँ। क्यों आपने सेल्समैन की पसंद की नहीं ली?
क्योंकि मुझे यूज़ करना है तो मेरे पसंद का होना चाहिए। 4-5 हज़ार की चीज़ आप आपकी पसंद की ले रहे हो, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आप ब्रोकर पे और एजेंट पे छोड़ रहे हो। ये चीज़ गलत है, ये प्रैक्टिस ही गलत है। तो हमने प्री रजिस्ट्रेशन सॉल्यूशन में एक चीज़ लाई कि सबसे पहले तो आपको हमारे ऑफिस में आना है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, इंक्लूडिंग आपका लोकेशन, आपका बजट, आपका फाइनेंस कंडीशन क्या है, आपको क्या एमिनिटीज़ एक्सपेक्टिंग है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, और साथ ही साथ आपको 11,000 पे भी करना है विदाउट विजिटिंग एनी प्रोजेक्ट। लोगों को बड़ा पहले क्रिटिसाइज़ किया हमको कि कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है और 11,000 रुपये ले रहा है, विच इज़ रिफंडेबल, हम रिफंड कर दें लोगों को, बट आफ्टर 45 डेज़। उसका रीज़न ऐसे है कि रियल एस्टेट में मैंने स्टार्ट करने से पहले करीब को इस इंडस्ट्री से देखा था, यहाँ पे एक्सप्लोरर और टाइम पास करने वाले बहुत लोग आते हैं, बहुत होते लेकिन हैं। मेरी यूएसपी जो सॉल्यूशन हम दे रहे थे उसके अंदर मैंने कुछ एडिशनल उनको चीज़ें भी देनी थी। इसके लिए मुझे लोग जो है ना वो प्रॉपर खरीदारी चाहिए थे, एक्सप्लोरर नहीं चाहिए थे। फ़िल्टर हो जा रहे थे हाँ, जेन्युइन बिल्कुल, बायर। बिल्कुल। उसके लिए मैंने फिर 11,000 का स्टार्ट किया। शुरुआत में तकलीफ गई, लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बट आज 2,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया है इस चीज़ के लिए, और इसके अंदर हम जो है 45 डेज़ के अंदर उनकी प्रॉपर्टी कराते हैं, उनका लोन डॉक्यूमेंटेशन की सारी ज़िम्मेदारी हमारी रहती है। द टाइम ऑफ पोजीशन उसके पहले मॉड्यूलर किचन जो है हम खुद फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बना के देते हैं, एंड आफ्टर अ पोजीशन 5 इयर्स का बैकअप ऑन रिटर्न एग्रीमेंट पे हम लिख के देते हैं कि कुछ भी इशू अगर आपको आता है उस घर में तो आप वो हमें बताइए, हम वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको घर पसंद भी नहीं है और कहीं और शिफ्ट होना है तो हम वो घर आपको सेल कर देंगे और दूसरा परचेस करके देंगे अप टू 5 इयर्स, और आफ्टर 5 इयर्स वी चार्ज ओनली 999 रुपीज़ पर ईयर। 999 साल का आपको मेंटेनेंस चार्जेस हमको देना है और ये सारी सर्विसेज आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। दैट इज़ आवर यूएसपी, और इसके लिए हम लोगों से 1000% अलग है, क्योंकि बाकी यहाँ पे सिंपल है, आप जाओ और बस बताओ आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, आपको गाड़ी में बिठाएगा और लेके जाएगा, ये देखिए ये सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। बट लोगों को ऐसा होता है कि आज बड़ी-बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को भी पानी की दिक्कत जा रही है, जहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से पानी नहीं आता है। तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीटली चेक करके, फ़िल्टर करके ही लोगों को देते हैं, बिकॉज़ दे आर इन्वेस्टिंग देयर लाइफ्स मनी। पूरा ज़िंदगी का जमा पूँजी वो खर्चा कर रहे हैं। तो मुझे कैसा है, पैसा तो कमाना है लेकिन साथ ही साथ ना किसी का श्राप नहीं कमाना है। तो बेहतर दो तो दुआ मिलेगी, और आज जो हम दुबई तक गए हैं, वो सेल्स की वज़ह से नहीं गए। हमने जो लोगों को भरोसा दिया है ना, वो भरोसा, वो कमिटमेंट, वो सर्विस, उसकी वजह से हम गए। सो वो था कि जो हम, ये हमारी यूएसपी, और इस वजह से हम मार्केट से 1000% अलग स्टैंड करते हैं, और जहाँ पे भी हम शुरुआत करेंगे विराट प्रॉपर्टीज़ की अलग-अलग ब्रांचेस में, वहाँ पे होगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो टैगलाइन है, या समझ लो आपकी सबसे बड़ी जो हमारी यूएसपी होगी, वो ये है कि हम ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। हम कस्टमर से कुछ भी नहीं लेते। जो 11,000 हम ले रहे हैं उसका रिटर्न चेक वहीं पे देते हैं उनको, जब वो पे करते हैं सेम टाइम पे, खाली 45 डेज़ के लिए उनका 11,000 विराट प्रॉपर्टीज़ के अकाउंट में रहता है, फॉर द ट्रस्ट कि दोनों साइड से आना चाहिए। मुंबई में कहाँ-कहाँ पे ऑफ़िस है आपके? मेरा नवी मुंबई में है, कोपर कैरने में हेड ऑफिस है, और हमारा हेड ऑफिस बाकी जो मेरे ऑफिसेस है उससे कहीं छोटा है, क्योंकि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे जगह से होती है। और बेलापुर में ऑफिस है, विच इज़ वेरी ह्यूज ऑफिस। दुबई में बड़ा ऑफिस है, बिजनेस वे में मेरे ऑफिस, मेरे कैबिन से बुर्ज खलीफा क्लियरली दिखता है, और पुणे में है। बट द थिंग इज़ कि मैं कहीं पे भी आपको, कहीं पे भी आप मुझे मिलने आओ तो मैं आपको मेरे उस कोपर करने के छोटे ऑफिस में ही मिलूंगा, छोटे कैबिन में ही मिलूंगा, क्योंकि क्या शुरुआत होता वहाँ है ना, से। नहीं शुरुआत का भी है, लेकिन क्या होता है ना कि आप ज़िंदगी में कितने भी रिश्ते बना लो, माँ का रिश्ता अलग होता है, और वो ऑफिस मेरे लिए माँ है। क्योंकि स्ट्रगल दिन में, बुरे दिनों में वही ऑफिस था, जो भी खुशी मिली वहीं मिली, जो भी रोना-धोना था सारे आँसू वहीं गिरे। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है उस ऑफिस से, दैट्स व्हाई मैं दुनिया भर में कहीं पे भी कितना भी बड़ा बन जाऊँ, मैं मिलूँगा वहीं पे। मेरा बेलापुर का, जैसे मैंने कहा, बड़ा ऑफिस है तो, लेकिन मुझे मेरा मन नहीं लगता है, मैं हफ्ते में 1 आध बार किसी ब्रांच में जाता हूँ। मैं हर दिन हर टाइम वहीं पे, और कोई मुझे पूछता है व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन, घूमने के लिए आपको कहाँ अच्छा लगता है, लोग बड़े-बड़े नाम बताते हैं, जब कभी गए भी नहीं हुए वहाँ पे। ये है, वो है, ऐसा। मेरा मेरा केबिन है, कोपर खैर में मेरा ऑफिस का केबिन है, पूरी ज़िंदगी वहाँ पे गुज़ार सकता हूँ मैं। ये चीज़ है। ये जर्नी जितनी बड़ी रही है, उतनी बड़ी सक्सेस भी आपकी रही है। लेकिन पूरी जर्नी में कोई टर्निंग पॉइंट, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से लगता है कि मेरे साथ कुछ अचानक कुछ चमत्कार सा हो रहा है। वो कब लगा आपको ये? एक्चुअली सब कुछ जाने के बाद, जब एक समय आया कि जहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ है ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा कर्जा,
एवरीथिंग मुझे दिख रहा था कि वैनिश्ड हो गया है, खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं, अभी करूँ तो करूँ क्या? आफ्टर स्टार्टिंग विराट प्रॉपर्टीज मुझे पहले 4-5 महीने यही फील था कि क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर कुछ वो मेंटली स्टेबल चाहिए ना आपको कि शांत मुझे रहना है 2 दिन। सो आई वेंट कैची धाम, उत्तराखंड में बाबा नीम करोली जी का आश्रम है। वहाँ पे मैं गया, 2 दिन वहाँ पे मैं रुका और वहाँ से मुझे समझ में आया कि अगर मैं ज़ीरो पे हूँ, तो ये सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि हर शुरुआत ज़ीरो से ही होती है। वो ज़ाकिर खान की एक लाइन है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं खुद कहर हज़ार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। तो वो चीज़ थी, ज़ीरो ये मेरा लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इससे नीचे अब क्या ही जाऊँगा मैं, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। अब अपने लिए आसमान है, अब आगे बढ़ना है, अब ऊपर जाना है। और वही सपने बड़े थे, भले ही खाने के लिए रोटी नहीं थी। और कभी ज़िंदगी में मैंने जो पाँव है, पैर है, वो फ़ोल्ड करना नहीं सीखा। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि चद्दर बड़ी करते हैं। वो है ना कहावत कि चद्दर देख के पैर फैलाने चाहिए। हर किसी के माँ बाप यही बिल्कुल, बोलते हैं, चादर देख के ही पाँव नहीं, नहीं, मैंने सोचा कि क्यों पैर को क्यों फ़ोल्ड करेंगे? चद्दर बड़ा-बड़ा करते रहेंगे। भले ही अलग-अलग कपड़े सीते रहेंगे और चद्दर बड़ी करते रहेंगे, लेकिन चद्दर बड़ा करेंगे। बट ज़ीरो वाज़ माय टर्निंग पॉइंट, जब मैं सब खत्म हो गया। और मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि जब भी ज़ीरो हो जाओ ना, तो 2 मिनट के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, विराम ले लो और सोचो कि मैं ज़ीरो क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्लेम करना बंद करो। मेरे लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था कि ज़ीरो हुआ, ब्लेम करना बंद किया, सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ली। और तब से लेके आज तक एक चीज़ सोच लिया है मैंने कि जो कुछ भी मेरे लाइफ़ में अच्छा हो रहा है, वो मेरे वजह से हो रहा है, और जो कुछ भी गलत हो रहा है, वो भी मेरे वजह से हो रहा है। पहले बहुत परेशानी में था, बहुत टेंशन में था, फालतू के बर्डन लेके चल रहा था लाइफ़ में। तो फिर वो मैंने एक चीज़, सिंपल चीज़, ज़िंदगी जीने का तरीका जो है ना, वो आसान बना दिया। कि ज़िंदगी जीना कुछ इस तरीके से आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफ़ी माँग ली, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। और जो ज़ीरो था, जो कुछ भी मुश्किल थी, जो कुछ भी तकलीफ़ थे, वो मेरे थे। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आगे बढ़ा। तो दैट वाज़ माय टर्निंग पॉइंट। ये शायद आपने भी कभी पहली बार सुना होगा कि ज़ीरो कैसे टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कुछ आया होगा लाइफ़ में, उसके बाद कुछ बदला या कुछ नहीं। ज़ीरो वाज़ द टर्निंग पॉइंट। क्योंकि क्या है कि शुरुआत जो हुई बढ़ती गया, तो सब इनकम्प्लीट चीज़ें मेरी लाइफ़ में थी। ज़ीरो के बाद ना बड़ी अच्छी क्लैरिटी मिलती है इंसान को। जब कुछ आप लोग इसको उस तरीके से भी लेते हैं कि भगवान जब आपके साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं ना, पहले तोड़ देते हैं अच्छे से, फिर उसको बिल्कुल, गढ़ते बिल्कुल, हैं। 100%। मतलब क्या होता है कि लाइफ़ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, कृष्ण ने कहा है ना कि जब तक तकलीफ़ नहीं आएगी, आपके अंदर का पोटेंशियल समझेगा कैसे, आपको कितनी आपके अंदर क्षमता है ना? कि अगर बोलूँ कि मैं इस हाथ से स्पेक्स उठा सकता हूँ, तो ये मेरी क्षमता नहीं है। मैं इस हाथ से ये टेबल को भी उठा सकता हूँ, लेकिन उतनी तकलीफ़ तो मेरे लाइफ़ में आने, वो कि मजबूरी वो आनी उठाना चाहिए कि पड़े मुझे। उठाना पड़े। तो वही है कि लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आते हैं आपको क्लैरिटी देने के लिए। समटाइम्स कन्फ्यूजन इज़ वेरी गुड, समटाइम्स कन्फ्यूजन इज़ द रूट ऑफ क्लैरिटी। तो जो कन्फ्यूजन आया था, बस क्लैरिटी के लिए मैं कैचीधाम गया था। और रही बात लक की, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बाय लक सब कुछ मिला होगा, तो लक वगैरह तो इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लक होता क्या है, सही जगह पे मौजूद होना, दैट इज़ कॉल्ड लक। कि एक सही मौका कहीं पे आया और उस सही जगह पे सही मौके का आप प्रेज़ेंट हो और उसका आपने इस्तेमाल किया। किसी ने मुझे ऑफ़र किया कि अपन एक ऑफ़िस लेते हैं और वहाँ पे आप आपका कुछ स्टार्ट कीजिए, और वहाँ पे मैं मौजूद था कि चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं बड़ा इम्पल्सिव डिसीजंस लेता हूँ। मेरे बच्चे भी हमेशा बोलते हैं मुझे कि आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो, तुरंत सोचते भी नहीं हो। तो मेरा वही होता है कि डिसीजन लेने के पहले जो है ना, उसके बाद मैं सोचता नहीं हूँ। डिसीजन ले लो, फिर लिया हुआ डिसीजन करेक्ट था, ये साबित करने की कोशिश में लग जाओ। लेकिन उस समय में तो ले लो, ज़्यादा सोचो मत, बिकॉज़ ब्रेन एंड माइंड ये 2 अलग चीज़ें होती है। ब्रेन आपको बहुत कुछ कैलकुलेट करवाएगी, मन वो भगवान बोलता है, बोल दो, कर दो, बढ़ जाओ आगे। तो जब स्टार्ट किया तब भी कर्जा लेके ही स्टार्ट किया था मैंने। अब ज़ीरो तो हो गया और स्टार्ट करना है, तो कहीं थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए। कर्जा लेके स्टार्ट किया, बट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग फाइनेंस। विराट प्रॉपर्टीज का एक स्लोगन मैंने पढ़ा है कि माय होम माय राइट्स। इसका क्या फॉर्मूला है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। एक्चुअली ये हमारा स्लोगन नहीं है, हमारी एक योजना है, स्कीम है, जिनमें हम उन लोगों को घर देते हैं, जो सिर्फ़ घर के बारे में सोचते हैं, जिनको घर मिल ही नहीं सकता है। मतलब ये गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं है, ये एक्चुअली ओन स्कीम हमने लाई है। और लास्ट 29 जून को हमने लॉन्च की थी, लास्ट ईयर। इसमें हम क्या करते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास बहुत मिनिमम डाउन पेमेंट है।
वो डाउन पेमेंट में भी वो घर ले सकते हैं और इसमें हम कोई घर बना नहीं रहे, जहाँ पे भी उनको पसंद आता है वहाँ पे हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जिसमें डाउन पेमेंट उन्होंने किया। बाकी अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 50 लाख का घर है और उनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए है और बैंक उनको लोन दे नहीं रही है, अगर दे भी रही है तो 12 13 14% से दे रही है, सिबिल उनका खराब है, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग फॉर होम लोन। तो उनमें हम क्या करते हैं कि उनको 7% रिड्यूसिंग से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम होम लोन देते हैं बाय ओन फंडिंग। और ईएमआई जो उनको स्टार्ट होता है, किसी का भी सपना होता है कि घर ले लो और घर में जब वो एंटर करते उसके बाद में ईएमआई के जो चालू हो जाते हैं तो उनके मन नहीं लगता है घर में। तो 20 मंथ्स तक उनको कोई ईएमआई भी नहीं आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि 20 महीने तक वो पैसा सेव कर लेंगे, थोड़ा सा अपने घर में भी खर्चा कर लेंगे, और अगर कुछ पैसा भरते तो उनके वो प्रिंसिपल अमाउंट से ही माइनस हो जाता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग या हमारा जो मिशन था ये शुरू करने के पीछे, कि जो लोग जिनको सच में घर की ज़रूरत है, मतलब देखिए कि घर, खाना और कपड़ा, देज आवर फंडामेंटल राइट्स। बट पैसों के चक्कर में ये जो राइट्स थे बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हर एक के पास घर होना चाहिए, हर एक को कपड़ा मिलना चाहिए, हर एक को खाना मिलना चाहिए, लेकिन इसमें से घर ये चीज़ जो है ना लोगों का ड्रीम बन गया है। अब मुझे बताया किसका ड्रीम होगा कि 300 स्क्वायर फीट का घर, मैं होम, ड्रीम होम वगैरह, ऐसा नहीं होता है। हर किसी को घर चाहिए होता है, हर का एक सपना होता है। तो वो सपना पूरा करने के लिए हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे हम लोगों को डिलीवर करना अभी हमने स्टार्ट भी कर दिया है। सो दैट इज़ द माई होम माई राइट्स, मेरा घर मेरा अधिकार। तो लोगों के पास अगर सिबिल खराब है, लोगों का बैंक लोन नहीं दे रही है, जिनके पास डाउन पेमेंट कम है, तो हम इस स्कीम से उनको घर देते हैं और वो घर हम फुल्ली फर्निश करके देते हैं। मतलब उसमें टीवी, सोफ़ा, एसी से लेके सब कुछ। और जहाँ पे हम नॉर्मल यहाँ पे 5 इयर्स का बैकअप देते हैं, इस योजना में हम उनको 10 साल का बैकअप देते हैं। तो दैट इज़ माय होम माय राइट्स, मेरा घर मेरा अधिकार। आपने बताया कि नीडी लोग होने चाहिए। यस। फिल्टर कैसे करते हैं कि सच में ज़रूरतमंद है देखिए या क्या होता है कि कुछ कोई लोग आता है, फ़ायदा उठा रहे हैं हाँ, उसका? अभी कुछ लोग फ़ायदा उठाने वाले भी आए। मतलब गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पुलिस वाले थे, और लेकिन हमको आके झूठ बोला कि हमारे पास ये नहीं हो, लेकिन स्टेटमेंट तो सब बता देता है। अगर हम लोन ले रहे हैं तो हम बैंक स्टेटमेंट तो लेंगे ही, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सारी चीज़ें जो बैंक करती है वो चीज़ हम भी करते हैं। बट उस स्टेटमेंट में पता ही चल जाता है कि सच में कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। और पैन कार्ड झूठ नहीं बोलता है ना, पैन नंबर डाल दे तो पूरी हिस्ट्री आ ही जाती है। तो वहाँ पे हम फ़िल्टर करते हैं कि सच में इसकी ज़रूरत है, और 1 साल तक रुकना है तो उस पेशेंस से भी पता चल जाता है कि सच में इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो फ़िल्टर आसानी से हो जाता है। मेरी एक टीम है, वो प्रॉपर्ली उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के सारी चीज़ें करती है। सपने हर कोई देखते हैं, लेकिन कुछ सपना ऐसा होता है जो बहुत चैलेंजिंग होता है। कोई ऐसा सपना है आपका जो लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है, मुझे पूरा करना है किसी भी हाल में? बता दूँ चलेगा? हाँ, हाँ, बताओ आप सपना, क्योंकि देखनी चाहिए। आपने ही बताया मुझे, इंटरव्यू शुरुआत ही ऐसे हुई कि सपने देखनी चाहिए। मुझे सीएम बनना है। दैट इज़ माय ओनली ड्रीम एंड दैट इज़ आई लिव फॉर। और ये चैलेंजिंग है बट ऑब्वियसली, क्योंकि सीएम बनना आसान बात तो है नहीं। तो वो सपना है मेरा कि जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग होगा, बट बनूँगा फॉर श्योर, उसके अलावा तो नहीं मरूँगा। और ये नायक पिक्चर देख के या थलापति विजय को देख के नहीं, ये बचपन से ही लगता है मुझे कि सीएम बनना चाहिए। क्योंकि एक बार मैंने देखा था, मेरे नाना जी के गाँव में था मैं, वहाँ पे सीएम आए थे और वो हेलीकॉप्टर से आए थे। मैंने नाना जी को पूछा था, इसके पास हेलीकॉप्टर क्यों है? तो बोलते वो सीएम है। तो हेलीकॉप्टर से जर्नी स्टार्ट हुई थी कि हाँ, हेलीकॉप्टर अगर चाहिए तो सीएम बनना पड़ेगा। बट जैसे-जैसे बड़ा हुआ तब पता चला कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ सीएम। दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ सीएम, बिकॉज़ नॉलेज, मनी, एवरीथिंग ये साइड कर दो, पावर इज़ पावर। जिसके पास पावर है वो पावरफुल है। सो फॉर दैट पावर, और उस पावर से जो भी चीज़ें मुझे फिर आगे करनी है, दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ सीएम ऑफ महाराष्ट्र। जो लोग आपसे इंस्पायर होके सपने देखेंगे कि मुझे भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, अगर वो भी 17-18 साल के हैं आपकी तरह, तो आपने वो कौन-सी गलतियाँ की जो लगता है कि उन्हें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ मत सोचिए। गलत चीज़ें जो लाइफ में आती है, किसी बड़े से, किसी सीनियर से, आपके टीचर से बैठ के बात कीजिए कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, ये सही है या गलत? क्योंकि 17-18 साल की उम्र में ना सही गलत की इंसान को समझ नहीं होती है। तो बहुत सारी गलतियाँ मैंने भी की। तो वो गलतियाँ इंसान को करनी नहीं चाहिए। कभी-कभार मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, कुछ दिनों तक जॉब करना करना चाहिए था, चाहिए। व्हेन आई फेस अ फाइनेंशियल स्ट्रगल इन माय लाइफ। बट ठीक है, जॉ अभी डॉट्स को सब जब जोड़ता हूँ एक साथ तो पता चलता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बट मैंने ऐसे एज़ सच बहुत बड़ी गलतियाँ तो लाइफ में की नहीं कि मैं अभी
कहूँ कि हाँ इस गलती की वजह से कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में हुई पहले नहीं। सक्सेस मिल जाती है हाँ, ऐसे या कुछ ऐसा गलतियाँ। कुछ नहीं है लाइफ में। एक देखिए, समय से पहले और नसीब से अधिक किसी को कभी ना मिला है ना मिलेगा। तो होता है कि किसी-किसी को कोई मार्क ज़करबर्ग आता है, फ़ेसबुक बनाता है और 17 साल की उम्र में ही बड़ा बन जाता है। या किसी-किसी दूसरे इंसान को 60-70 साल में भी सक्सेस मिलती है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। बट यही है कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी हलचल चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलत और क्या है, तो बड़ों की उस समय पे सुन लेना चाहिए। एक मैंने गलती की कि मेरे जो बड़े लोग थे, मेरे से जो बड़े थे, सीनियर थे, मैं किसी की सुनता नहीं था। मैं अपनी ही चलाता था और वो आदत आज तक लगी है। आज भी मुझे 2 ही चीज़ों की एलर्जी है, एक सर्दी की और दूसरा सजेशन की। कोई मुझे सजेशन देता है तो बहुत जल्दी मेरे को तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाता है। बट अभी मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ। अभी कोई मुझे सजेशन देता है तो मैं थोड़ा रुक के सोचता हूँ उसके बारे में कि नहीं, ऐसे ही नहीं दिया होगा, कुछ सोचा होगा इसने। तो वो है कि लेकिन ये मेरे यंग एज में मैंने बहुत किया। कोई मुझे ऐसा बोलता था तो मैं वो मराठी में एक कहावत है, फाट्यावर मारने, तो वो था मेरा। तो वो नहीं करना चाहिए, मैं यंगस्टर को वो बताना चाहूँगा। तो यही एक गलती है, बाकी तो चीज़ें लाइफ़ में चलेगी, चलती रहेगी। और मैं ये गलती नहीं समझूँगा, बस सजेशन दूँगा कि पढ़ना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ो। क्योंकि वो मैंने किया, वो मेरे लाइफ़ में फिर आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ कि पढ़ना बहुत चाहिए आपको, जितना भी समय मिले वो पढ़ने में लगाओ। कौन-सा पढ़ाई? डिग्री की बात करें क्योंकि नहीं, नहीं, बहुत सारे बिना डिग्री के भी सक्सेसफुल हैं। मेरे पास अभी देखिए, मेरे पास भी डिग्रियाँ बहुत सारी है, लेकिन वो कहीं कुछ लगाने के काम में नहीं है। नहीं आती है काम में क्योंकि वो। क्या है कि जो लोग फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं ना, उसमें कुछ बड़ा वो कर नहीं पाते हैं। जॉब तक में काम नहीं आती वो सारी बिल्कुल चीज़। नहीं आती है। कंप्यूटर भी अलग पढ़ना से जाके मतलब सीखना आप पड़ता है। आपके स्किल के बारे में पढ़ो। देखिए क्या होता है कि लाइफ में बहुत लोगों के बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं। लेकिन जो आप डिज़ायर करते हो ना, वो आपको नहीं मिलता है। जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलता है। तो आपका डिज़र्विंग अगर आपको बढ़ाना है कि मुझे ये चीज़ लाइफ में चाहिए, दैट इज़ माय डिज़र्विंग, तो डिज़र्विंग बढ़ाने के लिए पढ़ो। स्किल, आपको स्किल सीखना चाहिए। आपको हर एक अलग-अलग फ़ील्ड की नॉलेज लेनी चाहिए। आई स्पेंड 2 एंड हाफ ईयर ऑन यूट्यूब। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। तो इसमें सीखा मैंने बहुत सारे ध्रुव राठी की तरह मैं वीडियोज़ बनाता था, अलग-अलग टॉपिक के ऊपर बड़े-बड़े वीडियोज़ बनाता था, जिसमें मैंने फिर वीडियो एडिटिंग सीखा। तो बहुत वीडियोज़ बनाए, लेकिन उसमें भी मुझे समझ में आ गया कि देयर इज़ अ मेनी कॉम्पिटिशन इन दिस वर्ल्ड। और यूट्यूब में जिस निश पे मैं काम कर रहा था, उसमें तो बहुत कॉम्पिटिशन था। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि सही समय पे रुकना भी सीखना चाहिए। अगर चीज़ें आपके लिए सही साबित नहीं हो रही और ज़बरदस्ती आप ढकेल रहे हो, तो ये ठीक नहीं चीज़ नहीं है। रुक जाइए, कुछ अलग चीज़ों के ऊपर ट्राई कीजिए। ये भी नहीं कि बस इधर-उधर जंप करते रहो। बट आपको अगर पता है कि उस स्किल के ऊपर आपको भरोसा है, तो वो चीज़ आप करते रहो। बट अगर सक्सेस नहीं हो रही है, बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत खींचातानी करने के बाद में, तो थोड़ा रुको। उसके बाद में उसके ऊपर सोचो। और मैंने सोचा यूट्यूब पे मैं बहुत अच्छा काम करता, लेकिन एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया, पैसा नहीं कमा पा रहा था। तो मुझे पैसा कमा रहा था, इसलिए मैंने यूट्यूब साइड में रखा और रियल एस्टेट चालू कर दिया। रियल एस्टेट स्टार्ट करने के बाद में भी 4-5 वीडियोज़ मैंने डाले यूट्यूब पे, बट अभी पूरी तरीके से ही बंद कर दिया, अभी बनाया नहीं। नाउ आगे मैं सेल्स सिक्स करके एक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल्स का शुरू करने वाला हूँ। उसमें मैं लोगों को चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को सिखाऊँ। इंस्टाग्राम वीडियोज़ के माध्यम से सिखाऊँ कि सेल्स क्या होता है और सेल्स के फ़ायदे क्या हैं। मतलब एक समय था, मैं आपको किस्सा सुनाना चाहूँगा कि बताइए। यहाँ पे सीएसटी स्टेशन पे मैं था, मेरे जेब में ₹500 थे और वहाँ पे मुझे एक जी शॉक की जो फर्स्ट कॉपी वॉच रहती है ना, वो पसंद आई थी। और मैं ट्रेन से जनरल बोगी से जा रहा था, कोई रिज़र्वेशन वगैरह नहीं था। तो मैंने उनको घड़ी माँगी, उन्होंने कहा ₹500 की है। तो मैंने कहा भाई ₹410 में दे दे, इतना ही मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस स्टेशन पे मैं पहुँचने वाला था, वहाँ से गाँव जाने के लिए मुझे ₹90 लगने वाले थे। तो उसने दिया नहीं, तो मेरे आँख में पानी था उस समय पे, ये 15 साल पहले की बात है। यहाँ से जब आया कल्याण तक मैं नाराज़ था और फिर मैंने सोचा कि चलो यार, ठीक है, अच्छे के लिए होता है, शायद नसीब में आगे कुछ। ओरिजिनल लिखा होगा, हाँ, वो कॉपी नहीं। तो अभी ऐसा है कि नाउ आई एम वेयरिंग अ 21 लाख रुपीज़ रोलेक्स। और जी शॉक की तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ। मुझे जी शॉक की तरफ देखने का कोई शौक नहीं है अभी। तो अभी मैं एक है मेरा कि मैं कम से कम जो भी मेरे वॉचेस मेरे घर पे है, मैं देखता हूँ कि किसी किसी टाइम पे भी एक वॉच मैंने ली थी वर्साची का, जिसका आफ्टर मार्केट मतलब कुछ डिस्काउंट चल रहा था और वो वॉच 98,000 की हो गई थी, तो मैंने पहनना ही छोड़ दिया। वो रूल बना लिया कि 1 लाख के ऊपर की ही पहनूंगा जो भी पहनना है। तो ये भी मैं अभी फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि
आपके लाइफ में आप लाइफ के ऑटोमेशन को फॉलो करो, आगे आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें लिख के रखी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है, बस वहाँ तक आपको पहुँचना है, पहुँचने के लिए फिर स्ट्रगल करना है, गिव अप नहीं करना है, बस बढ़ते रहो, आगे बहुत मज़ा आता है फिर। और जब आज ये चीज़ें याद करता हूँ तो मज़ा ही आता है, बहुत मज़ा आता है कि यार चलो। और मेरे जैसे कोई भी अभी जैसे 17 साल की उम्र के लोगों को क्या बता रहा है, मेरे साथ में मेरा लड़का है मेरे ऑफ़िस में, जो 17 साल का है, मैं उसको वही बोल रहा हूँ कि मुझे 12 साल लगे, तुझे 2 साल ही लगेंगे ये सब कुछ करने के लिए, बस तुझे वो फ़ॉलो करना है, जो चीज़ मैंने फ़ॉलो की है। और जैसे मैंने कहा कि ये सब सारी चीज़ें फेलियर से खड़ी हुई है, तो आपको सक्सेस से ज़्यादा फेलियर ज़्यादा सिखाता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था कि आपको लाइफ़ में सक्सेसफुल बनना है, तो यू हैव टू मीट मेनी अनसक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल होने का एक सिंगल वे आपको बताएगा, अनसक्सेसफुल पीपल आपको हज़ार रास्ते बताएँगे कि इस रास्ते से आपको जाना नहीं है, जाना नहीं है। वो चीज़ है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आई होप आपको भी आया हो। बिल्कुल सर। और थैंक यू आपने इनवाइट किया, और जो इज़्ज़त आपने बख्शी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और कभी फ्यूचर में ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी लगी, तो मैं बेशक चाहूँगा कि कुछ चीज़ें, मतलब मैं लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि सपने जो है वो बड़े देखो, क्योंकि बड़े सपने देखने से हो जाता है, मेहनत करने से हो जाता है, मेरा भी हुआ, आपका भी हो जाएगा। और हमेशा अपनी औकात से और अपने हैसियत से बड़े सपने देखो। ये मेरा कोट नहीं है, ज़ाकिर खान साहब का है, लेकिन सिंपल है, बहुत मेरे मन को भाता है वो चीज़ कि अपने औकात से, अपने हैसियत से बड़े सपने देखिए, क्योंकि क्या पता ऊपर वाला सुन रहा हो और तथास्तु बोल दे। और इंटरव्यू का एंड में मेरे जो ज़ाकिर खान साहब की कविता है, उसके जी। साथ करना जी, चाहूँगा, जी, ज़रूर। जो मेरे पूरे लाइफ़ को दर्शाती है। और मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ज़ाकिर भाई ने शायद मेरे लिए लिखी होगी, आगे जाके मुझे वो बड़ी काम में है कि भूख देखिए, देखिए तिरस्कार करती आँखें। भूख देखिए, देखिए तिरस्कार करती आँखें, कदमों से चल-चल के रास्तों को नाम बदलते देखा है। अपने टूटे हुए स्वाभिमान के साथ खुद को काम बदलते देखा है। देखिए नाउम्मीदी अपमान देखा है, न चाहते हुए झुकता माँ-बाप का आत्मसम्मान देखा है। अपनों को छूटते देखा है, सपनों को टूटते देखा है। हालात की बंजर ज़मीं फाड़ के निकला हूँ मैं, हालात की बंजर ज़मीं फाड़ के निकला हूँ मैं। आज जो कुछ भी है ना मेरे पास, वो एक शोहरत है, तो इस शोहरत के धूप में नहीं जलूँगा। आप बस साथ बनाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूँगा।